नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिसका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। यदि राज्य कोई कानून बना रही है तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना या उसका पालन करना जरूरी है। ये कौन कहा है? संविधान के निर्माताओं ने कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वह सकारात्मक निर्देश हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या देता है? निर्देश देता है कि यदि राज्य कोई कानून या नीति का निर्माण कर रही है तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करे। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। और कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों और विशेषकर वंचित वर्गों जो पीछे रह गए हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करे। कौन? राज्य। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है और यह आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। आइए अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। जिस प्रकार आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है उसी प्रकार आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा होगी किसमें? आर्टिकल 36 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना जाता है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों का लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कि परिवर्तनीय का मतलब यहाँ पे अर्थ है कि यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का निर्देश का पालन नहीं कर रही है तो कोई न्यायालय नहीं जा सकता कि राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों का जो निर्देश दिया गया है उसका पालन नहीं किया है। राज्य का कर्तव्य है, जैसे आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके माता पिता न्यायालय नहीं जा सकते कि मेरा लड़का मेरी देखभाल नहीं करता। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व भी राज्य चाहे तो निर्देशक तत्व का निर्देशों का पालन करे या चाहे तो ना करे, आप उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। कैसी व्यवस्था स्थापित करना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है आय की असमानता। आय की असमानता मतलब कि जो लोगों के बीच में किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास में कम धन है। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की असमानता, सुविधा की असमानता और अवसर की असमानता को कम करना। सुविधा, किसी को राज्य ज़्यादा सुविधा दे रहा है, किसी को कम सुविधा दे रहा है, तो ये जो असमानता है इसको कम करना हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो क्या कहता है? किसको निर्देश दे रहा है? राज्य को, कि यदि आप कोई कानून बनाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39।
39 में 6 पॉइंट हैं। 39A में कहा गया है स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। 39B में देश के संसाधन को जनहित में प्रयोग करना, जो देश का संसाधन है उसको कहाँ पे? जनहित में, सबके लिए प्रयोग करना। 39C में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब जो उत्पादन हुआ है वो सबके पास तक पहुँचे, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास तक पहुँचे और कुछ लोगों के पास तक ना पहुँचे। तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। और 39D में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। यदि स्त्री और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी कार्य के लिए स्त्री को कम पैसा दिया जा रहा है और पुरुष को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। और 39E में कहा गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। 39F में बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। 39F में बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 39F है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में कहा गया है राज्य का कर्तव्य है कि सभी को समान न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। 39A में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि सभी को समान न्याय दिया जाए और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसको? सभी लोगों को, जिससे जो गरीब वर्ग है उसको अन्याय का शिकार ना होना पड़े। इसको भी, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसको? आर्टिकल 39A को। अगला आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है पंचायतों का गठन करना। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41 में कहा गया है कि रोजगार का अधिकार और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता और वृद्धा अवस्था में नागरिकों की सहायता करना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसे निर्देश दे रहा है? राज्य को। कह रहा है कि रोजगार का अधिकार, जो लोगों को रोजगार का अधिकार है, और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता और वृद्धा अवस्था में नागरिकों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य करे या ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि राज्य की न्याय संगत दशाएं और महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाए। जो कार्य हो ये वो न्याय संगत हो, ऐसा कार्य ना कराया जाए किसी से कि जो न्याय संगत न हो। और महिलाओं को प्रसूति सहायता का मतलब होता है जब महिला बच्चे का जन्म दे तो उसकी आर्थिक रूप से सहायता की जाए या किसी भी रूप से उसकी सहायता की जाए। तो आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? कार्य की न्याय संगत दशाएं हों और महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। इसमें कहा गया है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान करना और कुटीर उद्योगों का विकास करना। मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाए कि वो अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सके। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान करना और कुटीर उद्योगों का विकास करना। आर्टिकल 43A में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी देना। इसका मतलब हुआ कि जब मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी मिलेगी तो मजदूरों पर जो नई शर्तें या कुछ भी नया नियम लगाया जाएगा उस पर विचार विमर्श करने का उनको अधिकार होगा। इससे मजदूरों को क्या लगेगा कि वो जो उद्यम जिसमें काम कर रहे हैं वो अपनेपन की भावना विकसित होगी। और आर्टिकल 43A जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43B। इसमें कहा गया है सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। आर्टिकल 43B में कहा गया है सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। सहकारी संस्थाओं का मतलब होता है कई लोगों ने या किसी समुदाय के लोगों ने मिलकर लोगों की मदद के लिए कोई संस्था बनाई है। इस तरह की संस्थाएं सहकारी संस्थाएं कहलाती हैं और इनके उत्थान की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यदि राज्य चाहे तो इन संस्थानों की क्या करे? उन्नति कर सकता है। और यह भी
97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था, जो आर्टिकल 43 बी है, जिसमें सहकारी संस्थाओं की उन्नति की बात कही जा रही है। ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको भी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। नागरिकों के लिए आर्टिकल 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। क्या? समान नागरिक संहिता। और वर्तमान में समान नागरिक संहिता कहाँ पे लागू है? गोवा में लागू है और कहीं पे नहीं लागू है। जो गोवा राज्य है सिर्फ वहीं पे अभी तक समान नागरिक संहिता लागू है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में या किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व निर्देश दे रहा है किसको? राज्य को, कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करना राज्य की जिम्मेदारी है। और हमारे मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 21A में शिक्षा की बात कही गई है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और आर्टिकल 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में कहा गया है नागरिकों के पोषण आहार देना, नागरिकों को पोषण आहार देना और लोक व्यवस्था में सुधार करना तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाना। जो शराब है या मादक पदार्थ हैं उसके उत्पादन पर या बिक्री पर रोक लगाना राज्य का कर्तव्य है। राज्य चाहे तो रोक लगा सकती है या चाहे तो नहीं लगा सकती। जैसे बिहार में क्या है, शराब बंद है, तो राज्य चाहे, जो सरकार है वो चाहेगी तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है और चाहेगी तो नहीं भी लगा सकती है। राज्य का कर्तव्य है। तो शराबबंदी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 47। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन करना तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशु के वध पर निषेध। तो गोवध निषेध करने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में गोवध निषेध की बात तो कही गई है। और आर्टिकल 48A इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48A में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण करना और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो ये भी जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं राज्य को, राज्य चाहे तो लागू करे या तो न करे, इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, वस्तुएं हैं और स्थानों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना जिससे लोगों को न्याय मिल सके। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सभी लोग आते हैं। न्यायपालिका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब आता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग मतलब पृथक्करण रखना राज्य की जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट है, उसको आइए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा है? केटी शाह ने। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य चाहेगा तभी नीति निर्देशक तत्व लागू होगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होगा। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। जो चेक होता है उसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है 9 वर्ष की शुभकामनाएं। किसने कहा है? श्री नसरुद्दीन ने कहा है। 9 वर्ष नीति निर्देशक तत्व को 9 वर्ष की शुभकामनाएं किसने कहा है? नसरुद्दीन ने कहा है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। दोस्तों, हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।